नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी इन मणिपुर के बारे में। ये बात है 1891 की, जब एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद अंग्रेज मणिपुर स्टेट को जीतकर मणिपुर के रक्षक बन गए। तथ्य यह है कि ब्रिटेन ने मणिपुर पर कब्जा नहीं किया था, जिससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि मणिपुर एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहा होगा। ब्रिटिशर्स ने ये स्वतंत्रता अपने कॉलोनियल एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए दी थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स या मैतेई ट्राइबल ग्रुप्स के राजाओं को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की थी। लेकिन जब मणिपुर का विलय 15 अक्टूबर 1949 को भारत में हुआ तो मणिपुर की सारी स्वायत्तता खत्म हो गई और इसी के साथ उस समय के लोग जो मैतेई राजाओं के प्रति वफादार थे, उन्होंने यह कहते हुए कि मणिपुर का विलय जबरन किया गया है, उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोही गतिविधियां यानी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ चालू कर दी। इन सब एक्टिविटीज़ के चलते 1972 में मणिपुर को भारतीय संघ यानी इंडियन यूनियन का फुल स्टेट बना दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि मणिपुर एक बहुजातीय राज्य है जिसमें कई प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें मोटे तौर पर मैतेई मुस्लिम्स, नागाज और कुकीज़ में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसमें नागाज और कुकीज़ पहाड़ी क्षेत्रों में और बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स प्लेन के क्षेत्रों में केंद्रित हैं। नागाज एवं कुकीज़ में ज़्यादातर लोगों का सोशली एवं इकोनॉमिकली पिछड़े होने के कारण इन्हें 29 शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत लीगल मान्यता मिली है और ये मणिपुर के किसी भी इलाके में ज़मीन खरीद सकते हैं और खुद के मालिक हैं, यानी भूमि रिकॉर्ड के मालिक हैं। क्योंकि मैतेई लोगों को ज़्यादा एडवांस या उन्नत माना जाता है, इसलिए उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, जिसके चलते वो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने एवं बेचने और खुद के लिए प्रतिबंधित हैं। इसी की वजह से मैतेई लोगों में निराशा का भाव पैदा होता है और अपने इस पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स ने अपनी खुद की विद्रोही यानी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। इनमें राज्य में सबसे पहले उभरने वाली इंसर्जेंट ग्रुप यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट थी, जिसका गठन 1964 में किया गया था। तब से लेकर कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी की स्थापना 1978 में हुई और पीपल रिवॉल्यूशन पार्टी ऑफ कोंगलीपाक की स्थापना 1977 में हुई एवं कोंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी 1980 में एग्जिस्टेंस में आई। इन कारणों के चलते सेंटर ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया और आंदोलन दबाने के लिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा लागू किया गया, जो आज तक भी लागू है। दोस्तों, बात करें अगर युद्ध विराम समझौते के बारे में, तो नागाज की इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने 1997 में भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता किया था, जो शांति वार्ता आज तक भी जारी है। कुकीज़ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 में भारत यानी सेंटर और मणिपुर स्टेट दोनों ही सरकारों के साथ त्रिपक्षीय निलंबन यानी ट्राइपार्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि यूएएलएफ, पीपल लिबरेशन आर्मी, कोंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि घाटी आधारित संगठनों ने यानी मैतेई समूहों ने अभी तक बातचीत के मेज में कदम नहीं रखा है। अंत में बात करेंगे मणिपुर में शांति यानी पीस लाने की दिक्कतों के बारे में। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग मांगे होना आता है। प्रॉक्सी ग्रुपिंग यानी ये देखते हुए कि इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ पीस टॉक चल रही है, किसी दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप का किसी और नाम से विद्रोह कर देना, एवं राजनेताओं और विद्रोही संगठनों के बीच में गठजोड़ होना। अंत में आता है सीमावर्ती राज्य होना। मणिपुर का सीमावर्ती राज्य होना अपने आप में एक समस्या पैदा कर देता है। किसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।